इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक और नए टॉपिक को। टॉपिक का नाम होगा व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। चैप्टर बेसिकली हमारा फ्रिक्शन के ऊपर ही है, जो कि हम लोग शुरू से पढ़ते ही आ रहे हैं। इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे ना कि किसी भी चीज़ में जब हम लोग चक्का लगा देते हैं, यानी कि व्हील जब लगा देते हैं, तो फ्रिक्शन क्या हो जाता है, घट जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको ऐसे समझिए कि आपको एक बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा खींचना हो तो बहुत जोर लगाना पड़ेगा उसको खींचने के लिए। लेकिन उसी लकड़ी के टुकड़े में यदि दो चक्का लगा दिया जाए, व्हील लगा दिया जाए, तो ऑब्वियस ये बात है उसको खींचना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है ना। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम लोग उस वाले बैग को लेके चलते हैं जिसमें कि चक्का लगा रहता है, ट्रॉली बैग, मतलब जिसमें हम लोग कपड़ा उपड़ा भी अपना रख के कहीं पर ट्रैवल कर लेते हैं, उसमें आप हमेशा गौर करते होंगे कि नीचे चक्का लगा रहता है। किसी किसी में 2 लगा रहता है, किसी किसी में 4 भी लगा रहता है। यदि वो चक्का ना लगा रहे तो उसको खींचने में आपको बहुत जोर लगेगा, बहुत मतलब आपको बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन यदि उसमें चक्का लगा दिया जाता है तो आप उसमें 20 किलो, 25 किलो, 30 किलो, 40 किलो कितना भी वजन भर लो तो उसको खींचना हमारे लिए कितना आसान हो जाता है ना। तो वही हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि आखिर चक्का लगाने के वजह से, यानी कि व्हील्स का इस्तेमाल करने से फ्रिक्शन ख़त्म तो नहीं होता लेकिन कम हो जाता है, ठीक ना। देखिए, और इसमें बेसिकली आपको रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि चक्का एक तरीके से किस फ्रिक्शन का काम करता है, और रोलिंग फ्रिक्शन का ही काम करता है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट द रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। मतलब ये हो गया कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रोल करता है, मूव करता है, इसी को हम लोग कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। सिंपल है। और यही डेफिनेशन आपने पहले भी पढ़ा था जब हम लोग 3 अलग अलग प्रकार के फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। चलिए थोड़ा सा आपको हम याद दिलाते हैं। डेफिनेशन भी हमारा बिल्कुल सेम टू सेम लिखा हुआ है, ठीक है ना। जिसमें हमने आपको बताया था स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। ये रोलिंग फ्रिक्शन का सेम डेफिनेशन वहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो गया रोलिंग फ्रिक्शन। आपको समझ में आ गया क्या आता है। तो रोलिंग फ्रिक्शन का सिंपल सा मतलब हो गया कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रोल करना शुरू कर दे, यानी कि मूव करना चालू कर दे, वही हमारा कहलाता है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन। जब कोई भी चीज़ रोल करता है, यानी कि जब कोई भी चीज़ मूव करता है, गोल 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 जब घूमता है, तो फ्रिक्शन उससे क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। इसका साफ एग्जांपल है वही हमारा ट्रॉली बैग वाला, है ना। जब हम लोग अपने बैग में चक्का लगा देते हैं, यानी कि चक्का वाला जो बैग होता है उसको खींचना बड़ा आसान होता है हमारे लिए। आसान इसलिए है क्योंकि चक्के की वजह से फ्रिक्शन क्या हो गया, बहुत ही घट गया, है ना, कम हो गया। इट इज ऑलवेज ईजियर टू रोल दैन टू स्लाइड एन ऑब्जेक्ट ओवर अनदर ऑब्जेक्ट। बताइए, एक चीज़ को किसी दूसरे चीज़ के ऊपर हमको रोल करना है और स्लाइड करना है, बताइए ज़्यादा ताकत आपको किस में लगेगा, स्लाइड करने में या रोल करने में? स्लाइड करने में, बिल्कुल। क्योंकि जब भी कोई चीज़ हम लोग स्लाइड करते हैं तो उसमें थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है। लेकिन जब हम लोग कोई चीज़ रोल करना चाहते हैं तो फिर उसमें उतना समय या फिर उतना जोर नहीं लगाना पड़ता, वो आराम से मूव हम लोग कर लेते हैं। तो स्लाइडिंग में थोड़ा सा समय लगता है, मेहनत लगता है, लेकिन रोलिंग में समय भी कम लगता है और मेहनत भी कम लगता है। बहुत आसानी से हम लोग किसी भी चीज़ को मूव कर लेते हैं। दैट इज़ द रीज़न इट इज़ कन्वीनियंट टू पुल लगेज फिटेड विथ रोलर्स। और यही रीज़न है कि आज जितने भी बड़े बड़े बैग आ रहे हैं, ट्रॉली बैग जिसमें कि आप कपड़ा वपड़ा लेके कहीं जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, अधिकतर बैगों में आज आप देखते होंगे, खास करके जो बड़े बैग होते हैं उसमें चक्के लगे रहते हैं, बिल्कुल लगे रहते हैं। और उस चक्के में आप 50 किलो, 60 किलो कितना भी आप लोड कर दो, आराम से आप उसको खींच पाते हैं। मतलब कि बहुत ही कम जोर लगाने के बाद भी आप उसको आराम से खींच लेते हैं, है ना। लेकिन वही यदि आपको 50 किलो स्लाइड करने के लिए कहा जाए, आपका हालत ख़राब हो जाएगा, है ना। लेकिन वही 50 किलो यदि आपको रोल करने के लिए कहा जाए तो कुछ नहीं, आपको उतना भार पड़ेगा, आराम से आप उसको रोल कर देते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। तो बताइए, क्या व्हील लगा देने के वजह से फ्रिक्शन घटता है या बढ़ता है? घटता है। और चक्का लगा देने के वजह से, यानी कि व्हील्स को फिट कर देने के वजह से किसी भी चीज़ में उसका फ्रिक्शन बहुत घट जाता है, और जिसके वजह से वो आराम से रोल कर पाता है, ठीक ना। तो चलिए, इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो कोई पूछे कि बताओ क्या व्हील्स फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकता है, तो जवाब है हाँ, कर सकता है और करता भी है। एग्जाम्पल पूछे तो एग्जाम्पल आप बहुत सारा दे सकते हैं। लगेज बैग हमारा हो गया, हमारा कार हो गया, बैलगाड़ी हो गया, ये सब बहुत ज़्यादा यहाँ पे चक्के का इस्तेमाल इसमें है, तो फ्रिक्शन इसमें कम लगता है। चलिए अगला और सबसे लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है आपका फ्लूइड फ्रिक्शन। चलिए यहाँ पे हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन को भी डिस्कस कर ही लेते हैं।
और पिछले कुछ क्लासों के पहले हमने आपको पढ़ाया था 3 प्रकार का फ्रिक्शन, स्टैटिक, स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन। एक फ्रिक्शन हमारा और है जिसका नाम है फ्लूइड फ्रिक्शन। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो अच्छा, इसमें ना 2 चीज़ है, एक है फ्लूइड और दूसरा है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब तुम लोग समझ गए कि फ्रिक्शन का सिंपल सा मतलब होता है फोर्स, है ना, जो किसी भी चीज़ को रोकना चाहता है, जो मूव कर रहा होता है उसको ये रोकना चाहता है। अब ये समझो कि फ्लूइड का मतलब क्या, देखो फ्लूइड का मतलब है कि 2 सबस्टांसेस विच आर एबल टू फ्लो इजिली आर कॉल्ड फ्लूइड्स। फ्लूइड्स का मतलब है वो कुछ भी सबस्टांस हो सकता है जो आराम से फ्लो कर सकता है, यानी कि जो बह सकता है, उसी को हम लोग कहते हैं फ्लूइड। तो बताइए क्या क्या बह सकता है, यानी कि लिक्विड, पानी मतलब लिक्विड, और गैस, यानी कि लिक्विड और गैस, ये दोनों का दोनों एग्जांपल हमारा किसका हो गया, फ्लूइड का हो गया, क्योंकि आराम से इजिली फ्लो कर जाता है। तो आपका लिक्विड में कुछ भी आ जाए, आपका केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, फिर से आपका वाटर, ये सब क्या आपका कहलाएगा, फ्लूइड कहलाएगा। उसी प्रकार से आपका ये हवा, ये भी हमारा फ्लूइड ही है। तो जो चीज़ आराम से फ्लो कर सकता है उसी को हम लोग कहते हैं फ्लूइड, और वैसी बात है। चलिए, फ्लूइड्स हैव नो फिक्स्ड शेप। बताइए क्या फ्लूइड को, यानी कि फ्लूइड का क्या कोई भी एक शेप फिक्स्ड होता है क्या, नहीं होता। मतलब कि पानी को आप किसी भी चीज़ में रख दो वो उसका शेप ले लेगा। जैसे पानी मेरा इस बोतल में रखा हुआ है तो ये पानी इस बोतल का शेप ले लिया है। इसी पानी को हम पलट के गिलास में रख देंगे तो पानी गिलास का शेप ले लेगा। इसी पानी को हम मग में रख देंगे तो मग का शेप ले लेगा। तो जो फ्लूइड होता है उसका कोई भी एक खास शेप नहीं होता है। ठीक है, आगे, लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड्स। तो फ्लूइड्स का 2 एग्जांपल बताइए, लिक्विड और गैस। सिंपल से बात है, ये हमारा फ्लूइड है। इन लिक्विड्स वाटर इज द मोस्ट कॉमन फ्लूइड्स, यानी कि यदि हम लोग बात करें लिक्विड में, तो लिक्विड में भी सबसे कॉमन फ्लूइड आपका कौन सा है, वाटर है। इन गैसेस एयर इज द मोस्ट कॉमन फ्लूइड। और गैस का बात करें तो गैस में जो आपका ये हवा है, यानी जो एयर है, ये सबसे कॉमन फ्लूइड है। चलिए अब आपको फ्लूइड समझ में आ चुका है। तो फ्लूइड का सिंपल सा मतलब है वाटर, यानी कि लिक्विड और गैस। सिंपल सी बात यहाँ पे है। अब आप अल्टीमेटली ये बताइए कि फ्लूइड फ्रिक्शन फिर क्या हुआ, क्योंकि फ्लूइड हमने समझ लिया जो आराम से इजीली मूव कर सकता है, सॉरी मूव नहीं, फ्लो कर सकता है, फ्लूइड हो गया। और फ्रिक्शन तो हम लोग समझते ही हैं, एक फोर्स है जो कि किसी भी चीज़ को आगे बढ़ने से रोकता है। बस वही चीज़ है। तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देयर इज फ्रिक्शन वेन एवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू अ फ्लूइड, इट इज कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन। मतलब ये हो गया कि जब भी कोई चीज़ पानी पे मूव करता है तो उसके ऊपर भी पानी क्या लगाता है, फ्रिक्शन लगाता है। मतलब सिंपल सा ये हो गया कि जब हमारा नाव या फिर सीप, बोट, कुछ भी आप बोल लो, जब हम लोग उसको पानी पे मूव कराते हैं तो पानी भी उस सीप को आगे बढ़ने से रोकता है। इसका मतलब आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि फ्लूइड, यानी कि वो पानी सीप पे क्या लगा रहा है, फ्रिक्शन लगा रहा है। तो यदि फ्लूइड फ्रिक्शन लगा रहा है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो यही हमारा कहला जाएगा फ्लूइड फ्रिक्शन। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। आगे, एयर एक्सर्ट्स फ्रिक्शनल फोर्स ऑन कार्स, बसेस, एरोप्लेन्स, रॉकेट्स, बर्ड्स एक्सेट्रा विच मूव थ्रू इट। अच्छा, यहाँ पे एग्जाम्पल तो हमने आपको दिया कि जब हम लोग बोट, सीप या फिर किसी प्रकार के नाव, ये सबको हम लोग पानी पे चलाते हैं तो पानी उसको रोकना चाहता है, रोकता भी है फ्लूइड फ्रिक्शन लगा के, है ना। लेकिन क्या हवा भी फ्रिक्शन लगाता है क्या, क्या हवा भी आपको आगे बढ़ने से रोकता है क्या, बताइए क्या सही बात है ये, बिल्कुल सही बात है। जैसे जब आंधी तूफान बहुत ज़्यादा आता है और आप उस आंधी तूफान में साइकिल को चलाते हैं उल्टा दिशा में जब आप चलाते हैं तो क्या आपको हवा आगे बढ़ने देता है इजली, नहीं बढ़ने देता। इसका मतलब है कि हवा आपके बॉडी पे फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा होता है जिसके वजह से आप आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे आप ये साफ साफ आप समझ चुके हैं कि चाहे वो हवा हो चाहे वो पानी हो, दोनों का दोनों, पहला बात तो फ्लूइड है और दोनों का दोनों किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन लगाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली लिक्विड एक्सर्ट्स फ्रिक्शनल फोर्स ऑन बोट्स, स्पीड बोट्स, शिप, सबमरीन्स, फिश एटसेट्रा विच मूव थ्रू इट। तो जैसे हवा में कोई चीज़ मूव करता है तो हवा उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है, उसी प्रकार से पानी के ऊपर यानी कि लिक्विड के ऊपर कोई चीज़ मूव करेगा तो लिक्विड भी उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है। जैसे हवा का बात करें तो चाहे आप कार लो, बस लो, एरोप्लेन, रॉकेट, बर्ड, ये सब जब हवा में उड़ता है तो हवा इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगा के इसको रोकना चाहता है।
हालांकि कंप्लीटली रोक तो नहीं पाता है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स लगाता जरूर है। उसी प्रकार से लिक्विड के ऊपर यदि आपका बोट, स्पीड बोट, शिप, सबमरीन, फिश, यदि ये सब चलता है तो लिक्विड यानी कि पानी भी इन सब के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगा के इन सबको रोकना चाहता है। तो यहाँ पे सिंपल ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को साफ समझ में आ गया कि चाहे वो लिक्विड हो, सॉरी, या फिर चाहे वो गैस हो, दोनों का दोनों हमारा फ्लूइड है और दोनों फ्रिक्शनल फोर्स लगाता ही है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आपको समझ लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको पूछ लिया जाता है, ड्रैग। ड्रैग का मतलब क्या, देखो, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड, यानी कि एयर, सॉरी लिक्विड नहीं, फ्लूइड आप बोलो, अब एयर और वाटर इज कॉल्ड ड्रैग। मतलब ये हो गया सिंपल सा कि फ्लूइड फ्रिक्शन का दूसरा भी नाम हमारे पास है, क्या नाम है उसका, ड्रैग। सिंपल, फ्लूइड फ्रिक्शन का मतलब क्या हुआ, जो फ्रिक्शन कौन लगाए, लिक्विड और गैस लगाए, सिंपल सी बात, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन का दूसरा भी नाम हमारे पास है जिसका नाम है ड्रैग। इसका भी मतलब सेम ही है, जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड यानी कि एयर वाटर इज कॉल्ड ड्रैग। तो ड्रैग कुछ अलग नहीं है, ये बेसिकली फ्रिक्शनल फ्लूइड का, सॉरी फ्लूइड फ्रिक्शन का ये दूसरा नाम है, बस, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। चलिए, दोनों को बच्चे अलग अलग समझ लेते हैं, दोनों अलग नहीं है, दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The frictional force exerted by a fluid on an object moving through it depends on two factors। अब देखिए, जब भी फ्लूइड किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा तो वो दो बातों पे डिपेंड करेगा। मतलब कि हवा और लिक्विड किसी भी चीज़ के ऊपर यदि फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है और उसको रोकने की कोशिश कर रहा है तो ये दो बातों पे डिपेंड करेगा। पहला होगा हमारा स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट और दूसरा हमारा होगा शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इन दोनों के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको ऐसे समझिए, बहुत अच्छे से इसका जवाब दीजिएगा, ठीक ना। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि बहुत ही हवा में तेजी से भाग रहा है, हवा में बहुत ही तेजी से भाग रहा है, तो क्या हवा अपना फ्रिक्शनल फोर्स लगा के उसको रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा, कभी नहीं रोक पाएगा। यानी कि यहाँ पे स्पीड क्या है उस ऑब्जेक्ट का, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा है कि फ्रिक्शनल फोर्स से कंपैरिजन में वो बहुत आगे निकल चुका है। जैसे इसका एग्जाम्पल एरोप्लेन। एरोप्लेन जब हवा में उड़ता है तो एरोप्लेन का कितना ज़्यादा स्पीड होता है, बहुत ज़्यादा स्पीड होता है, और इसका स्पीड इतना ज़्यादा है कि फ्रिक्शनल फोर्स के मुकाबले इसका स्पीड बहुत ज़्यादा होने की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स उस पर लगता तो है लेकिन वो उसको रोक नहीं पाता है। समझ रहे बात को? उसी प्रकार से जब आप बाइक चलाते हैं रोड पर तो आप तो बहुत तेज़ी से जा रहे होते हैं, तो क्या हवा आपके बॉडी के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगा रहा है? लगा रहा है, लेकिन आपके स्पीड के मुकाबले वो फ्रिक्शनल फोर्स बहुत कम होता है, इसीलिए आप हवा को चीरते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक ना। तो पहला जो डिपेंड करेगा फ्लूइड फ्रिक्शन, वो किस पे डिपेंड करेगा? ऑब्जेक्ट के स्पीड पे डिपेंड करेगा, ठीक ना। और दूसरा किस पे करेगा? शेप के ऊपर। अच्छा, कभी भी आपने गौर किया है, चाहे वो मछली हो चाहे वो हमारा एरोप्लेन हो, मतलब कि हवा में उड़ने वाला एरोप्लेन और पानी में तैरने वाला मछली, कभी आपने गौर किया इन सब का बॉडी का जो शेप है ना वो स्ट्रीमलाइंड होता है। स्ट्रीमलाइंड का मतलब होगा कि आगे से पिचका हुआ, फिर जैसे जैसे आप उसके पीछे आएंगे वो धीरे धीरे बॉडी उसका फैलता जाता है, चौड़ा होता जाता है। यानी कि आप एरोप्लेन का बॉडी का डिजाइन देखो, आप अपने माइंड में लाइए फटाक से, या फिर आप मछली के बॉडी का शेप देखो, उसका मुंह बहुत छोटा होता है, बहुत पतला होता है, लेकिन जैसे जैसे आप उसके बैक की ओर जाएंगे, पीछे की ओर जाएंगे, वैसे उसका बॉडी फैलता रहता है, सिकुड़ता रहता है, फैलता रहता है। इसी शेप को हम लोग कहते हैं स्ट्रीम लाइंड शेप। और ऐसा ही हमारा शेप होता है एरोप्लेन का। एरोप्लेन का भी आगे वाला पार्ट देखोगे ना तो बिल्कुल आगे बहुत ही छोटा सा मुंह रहता है, लेकिन उसके पीछे थोड़ा सा वो चौड़ा हो जाता है, इसी को कहते हैं स्ट्रीम लाइंड शेप। और ये बहुत अच्छा शेप होता है हवा को चीरते हुए आगे बढ़ने के लिए, या फिर और पानी में भी ये हमारा काम करता है, ठीक ना। चलिए, अब इन दोनों पॉइंट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। यानी कि अभी तुरंत आपने ये समझा कि फ्लूइड फ्रिक्शन जो है वो दो बातों पर डिपेंड करेगा, पहला ऑब्जेक्ट के स्पीड पे और दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट के शेप पर। देखिए, इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि हायर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड ग्रेटर विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट हवा में उड़ेगा और उसका स्पीड बहुत ज़्यादा होगा, समझिएगा यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं, जब भी कोई ऑब्जेक्ट हवा में उड़ेगा और उसका स्पीड बहुत ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन इसके बावजूद भी वो गाड़ी को या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को जो हवा में उड़ रहा है उसको वो रोक नहीं पाता है। इसका साफ मतलब है कि फ्रिक्शनल फोर्स उस पर ज़्यादा तो लग ही रहा है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं है
कि उसके मोशन को वो रोक सके। समझ रहे बात को? जैसे एरोप्लेन जब आसमान में उड़ता है ना, तो आप यकीन मानो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होता है, बहुत ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होता है, लेकिन वो फ्रिक्शनल फोर्स इतना ज़्यादा नहीं है कि उसके स्पीड को वो रोक सके। यदि फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा हो जाता तो क्या एरोप्लेन आपको आसमान में उड़ता हुआ कभी दिखता? कभी दिखता ही नहीं। तो उस एरोप्लेन का स्पीड ही इतना ज़्यादा होता है कि फ्रिक्शनल फोर्स का उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है और आराम से वो आगे बढ़ जाता है। ठीक है, आगे ये हो गया हमारा इस ऑब्जेक्ट के स्पीड को लेकर। अब थोड़ा सा ऑब्जेक्ट के शेप को लेकर बात कर लेते हैं। द ऑब्जेक्ट्स हैविंग स्ट्रीमलाइन शेप्स फेस मच लेस फ्रिक्शनल फोर्स व्हेन मूविंग थ्रू अ फ्लूइड देन द ऑब्जेक्ट्स व्हिच डू नॉट हैव स्ट्रीमलाइन शेप्स। यानी कि जिस भी ऑब्जेक्ट का स्ट्रीमलाइन शेप होता है, मतलब कि आगे से बहुत ही पतला और पीछे की ओर थोड़ा सा मोटा, और ये बेसिकली शेप का बात कर रहा है, मछली के बॉडी का, एरोप्लेन के बॉडी का इसका बात कर रहा है। जिसका भी इस प्रकार का शेप होता है उसको फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ही कम सामना करना पड़ता है। इसीलिए मछली देखते होंगे कि आप एकदम एक एक सेकंड में कितना कितना दूर भाग जाती है, वो लोग बहुत तेज़ी से भाग जाती है अपने पूंछ को हिलाते हुए। इसका सिंपल सा मतलब है कि उसका मुंह इतना छोटा है, यानी कि आगे वाला हिस्सा उसका इतना छोटा है कि वो आराम से पानी को चिढ़ते हुए आगे चले जा रहा है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो कोई भी यदि आपसे पूछे कि बताओ फ्लूइड फ्रिक्शन किन दो बातों पर डिपेंड करेगा, तो बताइएगा पहला कि ऑब्जेक्ट के स्पीड पर डिपेंड करेगा पहला, दूसरा ऑब्जेक्ट के शेप पर। यदि ऑब्जेक्ट का स्पीड बहुत ज़्यादा है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन इसके बावजूद फ्रिक्शनल फोर्स इतना ज़्यादा नहीं है कि उसके स्पीड को वो रोक सके, इसलिए वो आगे बढ़ जाता है ना। उसी प्रकार से अगला बताइएगा कि जिस भी ऑब्जेक्ट का शेप स्ट्रीमलाइन शेप होगा उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कम लगता है, और जब फ्रिक्शनल फोर्स कम लगता है तो ऑटोमेटिकली हमारा आगे बढ़ जाता है, उसको रोकने वाला कोई है ही नहीं फिर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक कंप्लीट। अब थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन। क्या फ्लूइड फ्रिक्शन का कुछ बुराई हो सकता है, डिसएडवांटेज? बिल्कुल हो सकता है। और हमने आपको बार बार कहा है कि जिस चीज़ का अच्छाई है तो उसका बुराई भी है, तो थोड़ा सा इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज ये है कि फ्लूइड फ्रिक्शन रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू द फ्लूइड्स, इट मेक्स स्पीडिंग अप हार्डर। देखो, पहला तो फ्लूइड फ्रिक्शन का बुराई ये है कि जब भी हम लोग कोई भी चीज़ लेकर चलते हैं रोड पर और हवा बहुत तेज चल रहा हो, या फिर पानी के ऊपर जब हम लोग चल रहे होते हैं सीप से, तो ये फ्लूइड फ्रिक्शन का काम क्या होता है, हमारे स्पीड को कम कर देता है। हालांकि हम लोग आगे बढ़ते ही रहते हैं, लेकिन ये हमारे स्पीड को कर क्या देता है, बहुत कम कर देता है। मतलब देखो, आप सिंपली ऐसे समझो कि एरोप्लेन से जब हम लोग चलते हैं, आसमान में उड़ते हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स उस पर लग ही रहा है, लेकिन वो फ्रिक्शनल फोर्स इतना ज़्यादा नहीं है कि वो हमारे स्पीड को रोक सके। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स लगा तो रहा है ना, थोड़ा ही सही, लेकिन हमारे स्पीड को वो घटा तो दिया। क्या समझ रहे बात को? तो पहला इसका बुराई ये है कि फ्लूइड फ्रिक्शन हमारे मोशन को क्या कर देता है, स्लो डाउन कर देता है, हल्का सा वो कम कर देता है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स का काम क्या होता है, किसी भी चीज़ को रोक देना। तो चाहे आप कितना भी स्पीड जाओ, लेकिन आपके स्पीड को, यानी कि कितना भी आप तेज जाओ, लेकिन वो आपके स्पीड को हल्का सा तो कम कर ही देगा। तो पहला बुराई इसका ये हो गया। दूसरा बुराई इसका ये है कि व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू फ्लूइड्स दे लूज सम ऑफ देयर एनर्जी इन ओवरकमिंग द फ्लूइड फ्रिक्शन, दिस डिक्रीजेज देयर एफिशिएंसी। मतलब जब हम लोग पानी के ऊपर चल रहे होते हैं, सीप से या फिर तैर रहे होते हैं, तो ये हमारे एनर्जी को क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। अच्छा, जैसे आप पानी के ऊपर तैरोगे ना, कुछ देर तैरने के बाद आपको थकान होने लगता है, मतलब कि जितना ज़ोर से आप तैर रहे हो उतना ज़ोर से आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपको पीछे की ओर धकेल कौन रहा है, फ्रिक्शन धकेल रहा है। तो ये आपके एनर्जी को क्या कर देता है, तैरते तैरते जैसे आप तैरोगे ना, मुश्किल से मुश्किल आप 5 मिनट तैरो, आपका एनर्जी पूरा खत्म। इसका सिंपल सा मतलब है कि आप आगे बढ़ना तो चाह रहे हैं बहुत स्पीड में, लेकिन पानी आपको आगे बढ़ने दे नहीं रहा है ना। तो ये हमारे एनर्जी को खत्म कर देता है, और जब एनर्जी आपका खत्म हो चुका है तो ऑब्वियस सी बात है आप ज़्यादा तैर नहीं पाएंगे, आपका एफिशिएंसी खत्म हो चुका है। ठीक है, तो ये दो बुराई है बेसिकली, यानी कि डिसएडवांटेज है फ्लूइड फ्रिक्शन का। ठीक है, आगे अब थोड़ा सा हम लोग ये भी बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन को थोड़ा सा घटा सकते हैं, यानी कि मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्लूइड फ्रिक्शन। तो फ्लूइड फ्रिक्शन को क्या हम लोग घटा सकते हैं कि नहीं घटा सकते हैं, थोड़ा सा इसी के बारे में बात करेंगे हम लोग। चलिए देखा जाए क्या लिखा हुआ है। द फ्लूइड फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय गिविंग स्पेशल शेप कॉल्ड स्ट्रीमलाइन शेप टू द ऑब्जेक्ट्स विच मूव थ्रू फ्लूइड्स। पहला तरीका फ्लूइड फ्रिक्शन को घटाने का ये है कि आप जिस भी ऑब्जेक्ट को लेकर हवा में या फिर पानी में जा रहे हैं
उस ऑब्जेक्ट का बॉडी का शेप कैसा बना दो, स्ट्रीमलाइंड शेप बना दो, यानी कि आगे से बहुत पतला, पीछे से थोड़ा सा मोटा चौड़ा। तो जिस भी बॉडी का शेप स्ट्रीमलाइंड शेप होगा उसमें फ्रिक्शनल फोर्स कम लगेगा, ठीक है ना। तो ये पहला तरीका हो गया फ्लूइड फ्रिक्शन को खत्म करने का, खत्म नहीं बल्कि कम करने का। आगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ स्ट्रीमलाइंड शेप मूव्स वेरी फास्ट, जिस भी ऑब्जेक्ट का स्ट्रीमलाइंड जैसा शेप होता है बॉडी का वो तेजी से भागता है, एकदम घोड़े के रफ्तार में भागता है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स क्या लग रहा होता है उस पर, बहुत कम लग रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे समझाया गया, देखिए कार्स आर बिल्ट विथ स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप टू रिड्यूस एयर फ्रिक्शन कॉज्ड बाय एयर। अच्छा, आप एरोप्लेन को छोड़ो, आप फिश को छोड़ो, जनरली जो आप कार भी देखते हैं उस कार का भी आपने कभी आगे का हिस्सा देखा है, एकदम पूरा डाउन रहता है ना, बहुत ही आगे से थोड़ा सा पिचका रहता है। और यदि पिचका हुआ नहीं भी है तो उसका जो आगे का शीशा रहता है वो थोड़ा सा झुका हुआ रहता है। क्या पूरा एकदम 90 डिग्री पे खड़ा रहता है क्या? वो कभी नहीं रहता, वो थोड़ा सा झुका हुआ रहता है ताकि हवा उसको चिढ़ते हुए बाहर निकल जाए, है ना। इसीलिए जैसे आप कोई भी गाड़ी ले लो, मारुति का गाड़ी लो या फिर कोई भी गाड़ी, आप स्कॉर्पियो लो, बोलेरो लो, फॉर्चूनर, इनोवा, कोई भी गाड़ी लो, आप आगे का शेप उसका हमेशा स्ट्रीम लाइन ही रहता है, यानी कि आगे थोड़ा सा छोटा पिचका हुआ और पीछे थोड़ा सा फुला हुआ, है ना। इसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रीम लाइन शेप। और हर प्रकार का जो बाइक नहीं बोल सकते हैं, जो हर प्रकार का 4 व्हीलर ये सब है इसी प्रकार का डिजाइन किया जाता है ताकि हवा उसके ऊपर ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स ना लगा पाए, ठीक है। आगे, एन एरोप्लेन हैज अ स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप टू रिड्यूस एयर फ्रिक्शन दैट इट इनकाउंटर्स व्हेन फ्लाइंग एट हाई स्पीड थ्रू द स्काई। एरोप्लेन का भी बॉडी का जो शेप है वो स्ट्रीमलाइन का ही है, क्योंकि जब ये ऊपर में आसमान में उड़ रहा होता है तो इसको बहुत ही तेज़ी से भागना होता है, और बहुत ही तेज़ी से तभी भाग पाएगा जब इसके बॉडी का शेप कैसा होगा, स्ट्रीमलाइन होगा, क्योंकि फ्रिक्शन कम लगेगा और ये आगे तेज़ी से भाग पाएगा, ठीक है ना। तो एरोप्लेन के बॉडी का शेप भी स्ट्रीमलाइन ही है। उसी प्रकार से आप रॉकेट के भी देखते होंगे, द रॉकेट्स आर ऑल्सो बिल्ट विथ स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप सो दैट दे इनकाउंटर एयर फ्रिक्शन कॉज्ड बाई एयर। मतलब कि रॉकेट का भी जो बॉडी शेप होता है वो स्ट्रीमलाइन ही होता है ताकि वो हवा को चीरते हुए आराम से ऊपर निकल जाए बहुत ही तेज़ी में, और फ्रिक्शन फोर्स इस पर बहुत ही कम लग सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द फिश हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप विच हेल्प्स देम टू मूव थ्रू वाटर इजिली विदाउट फेसिंग मच फ्रिक्शन फ्रॉम वाटर। यहाँ तक कि मछली भी जितने होते हैं 90% जो मछली आपको पानी या फिर समुद्र में जो दिखता है उसके बॉडी का शेप कैसा होता है, स्ट्रीमलाइन होता है, ताकि वो पानी को चिढ़ते हुए आराम से आगे बढ़ जाए और पानी उसके ऊपर ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स ना लगा सके, आराम से वो आगे निकल जाता है, ठीक है। कहाँ पे? हाँ 90%, क्योंकि 90% है, क्योंकि कुछ कुछ मछली ऐसे भी हैं जिनके बॉडी का शेप बड़ा विचित्र है, जैसे ऑक्टोपस ले लो आप। हालांकि ध्यान रहे ऑक्टोपस के बॉडी शेप बड़ा अजीब है, लेकिन जब वो भी मूव करना चालू करता है ना तो वो भी अपना बॉडी का शेप स्ट्रीमलाइन ही बना लेता है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप। क्योंकि ऑक्टोपस का जो आप देखते होंगे कि पूरा एकदम घुंगनेला घुंगनेला सा पैर वैर रहता है, उसका बहुत सारे रहते हैं पैर, तो उसके बॉडी का शेप तो स्ट्रीमलाइन नहीं हुआ। लेकिन जब वो तैरना चालू करता है एक जगह से दूसरी जगह पानी के नीचे, जब वो मूव करना चालू करता है तो अपना बॉडी स्ट्रीमलाइन जैसा बना लेता है ताकि उसको मूव करने में आसानी हो सके, सुविधा मिल सके, ठीक है ना। आगे, तो कुछ कुछ मछली ऐसे भी हैं जिनका कि बॉडी स्ट्रीमलाइन जैसा तो नहीं है, लेकिन जब वो मूव करता है तो स्ट्रीमलाइन जैसा बॉडी वो बना लेता है ताकि वो आराम से मूव कर सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, the objects such as boats, speedboats, ships and submarines which move in water are also built with streamlined body shape to reduce the frictional force of water and make them over easily through water। अच्छा, कभी आपने गौर किया है, चाहे वो बोट हो, चाहे वो स्पीड बोट हो, सबमरीन हो, सीप हो, छोटा मोटा नाव हो, कुछ भी हो, हर प्रकार के नाव का जो पानी के ऊपर चल रहा है, कभी आपने गौर किया कि इन सब का बॉडी का शेप भी स्ट्रीमलाइंड ही होता है? बिल्कुल, आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा इन सब का बहुत ही साँकड़ा होता है, बहुत ही पतला होता है, और बीच में थोड़ा सा मोटा होता है, इसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रीमलाइन शेप। और इसीलिए होता है क्योंकि लॉजिक बड़ा सिंपल है, इसलिए होता है ताकि इसके ऊपर पानी ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स ना लगा सके और ये आराम से आगे बढ़ सके बिना किसी रुकावट के। इनफैक्ट ऑल व्हीकल्स आर डिजाइन टू हैव शेप्स विच रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन। यहाँ तक के बहुत सारे गाड़ी भी 4 व्हीलर तक आपके बॉडी का शेप कैसा होता है, गाड़ी का स्ट्रीमलाइन शेप होता है, ठीक है ना। चलो इस तरीके से आपका, अच्छा क्या बड़े बड़े ट्रक का भी बॉडी का शेप स्ट्रीमलाइन होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब
अब जरा आप ये बताइए कि सर जब इतने सारे गाड़ी का बॉडी का शेप स्ट्रीमलाइन है तो फिर ट्रक का क्यों नहीं है? ट्रक का तो बिल्कुल 90 जैसा होता है, एकदम जहाँ पर ड्राइवर बैठा रहता है जैसे उसके नीचे ही पूरा नीचे हो जाता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ट्रक है थोड़ा सा भारी गाड़ी है ना, वो जितना धीरे चले उतना ही उसके लिए बढ़िया है, इसीलिए ट्रक को थोड़ा सा हैवी सामानों को लोड करने के लिए बनाया गया है। और उसमें स्ट्रीमलाइन बॉडी जैसा शेप बना के आप क्या कर लोगे जरा बताओ? स्पीड भागोगे, स्पीड भाग के आप क्या करोगे? और यदि ट्रक स्पीड भागने लग गया ना तो आप यकीन मानो एक्सीडेंट बहुत होगा। तो एक्सीडेंट ट्रक ना कर सके इसके लिए डिजाइन किया गया उसका बॉडी स्ट्रीमलाइन जैसा नहीं होना चाहिए। मतलब ये हुआ, सिंपल सा लॉजिक आप इसको ऐसे समझो ना, छोटे मोटे गाड़ी का बॉडी का शेप स्ट्रीमलाइन क्यों है? क्योंकि वो छोटा गाड़ी है, उसको स्पीड भागना होता है। लेकिन ट्रक जैसे बड़े बड़ी गाड़ी, इसके बॉडी का शेप स्ट्रीमलाइन इसलिए नहीं है क्योंकि ये क्योंकि इसको स्पीड नहीं भागना होता है। ये जितना मॉडरेट स्पीड से चले, ना ही ज़्यादा ना ही कम, उतना इसके लिए क्या होता है? फायदेमंद होता है। किसका? हाँ, ट्रेन का भी बॉडी का शेप 90 डिग्री होता है एकदम पूरा। तो क्या ट्रेन में तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो तो बड़ा स्पीड में पूरा चलता है। और देखो ट्रेन में आप 90 डिग्री पे बनाओ या स्ट्रीमलाइन बॉडी का शेप दो, उसके लिए कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? क्योंकि उसका जो पूरा रेलवे का लाइन होता है वो पूरा खाली होता है, जितना स्पीड से वो जाना चाहे वो जा सकता है अपना स्पीड इंजन का घटा के बढ़ा के, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो ट्रक है, ट्रक का एग्जाम्पल हम दे रहे थे क्योंकि थोड़ा सा भारी गाड़ी होता है और इसको उतना ज़्यादा स्पीड नहीं चलना होता है, इसीलिए इसके बॉडी का शेप स्ट्रीमलाइंड नहीं है। तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि ये धीरे ही चले, क्योंकि यदि ट्रक स्पीड में चलने लग गया ना तो इसमें ब्रेक लगाना भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत लोड होता है, गाड़ी बहुत भारी होता है, इसीलिए इसे ब्रेक लगाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक ना? तो चलिए इस तरीके से हमारा ये भी ख़त्म होता है। और इसमें आपने जब एग्जाम्पल दिया ट्रेन वाला, ट्रेन भी हम इसमें से हमारा एक ही है, मतलब ट्रेन भी हमारा ट्रक के जैसा ही काम करता है। ये भी जितना धीरे चले उतना ही बढ़िया है, क्योंकि आप रोज़ लगभग के सुनते रहते होंगे, रोज़ तो नहीं कह सकते लेकिन कुछ कुछ महीनों में आप सुनते रहते होंगे कि ये ट्रेन हादसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ट्रेन भी अपना मॉडरेट स्पीड से चले, इसलिए उसका बॉडी का शेप स्ट्रीमलाइंड नहीं है, उसके बॉडी का शेप 90 डिग्री पे है। अच्छा, लेकिन हाँ, अब जो ट्रेन आ रहे हैं उसका शेप स्ट्रीमलाइंड है। एग्जाम्पल आपको बताते हैं, ये वाला जो अभी नया लॉन्च हुआ है ना, वंदे भारत। हाँ, वंदे भारत का बॉडी का शेप देखो एकदम स्ट्रीमलाइंड है। और स्ट्रीमलाइन क्यों बनाया गया बताओ? क्योंकि वंदे भारत जो ट्रेन है ना, बड़ा स्पीड वाला ट्रेन है, उसका स्पीड हमेशा एक एवरेज ट्रेन से ज़्यादा ही रहता है। मतलब कभी आप वंदे भारत ट्रेन पे चढ़ना, अभी कभी भी आपका मौका मिले तो आप चढ़ना, आपको यकीन होगा कि जो नॉर्मल ट्रेन चलता है ना उससे हमेशा तेज़ी ही भाग रहा है, क्योंकि उसको बनाया ही गया है स्पीड चलने के लिए। ठीक है ना? और जब वंदे भारत चलता है तो उसके लिए रास्ता पूरा खाली होता है, इतना तेज़ी से स्टेशन से गुजरता है कि लगता है आदमी उड़ जाएगा, है ना, इस प्रकार का है। चलिए, तो यहाँ पे आपने बेसिकली ये चीज़ समझा कि यदि फ्लूइड फ्रिक्शन को ख़त्म करना है, यानी कि फ्लूइड फ्रिक्शन को घटाना है, तो एक ही उपाय है। उपाय यह है कि चाहे वो एरोप्लेन हो, यानी कि चाहे वो हवा में उड़ने वाला सामान हो, चाहे वो पानी में तैरने वाला सामान हो, दोनों का बॉडी का शेप कैसा कर दो? स्ट्रीमलाइन कर दो, फ्लूइड फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली हमारा घट जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए, इस तरीके से हमारा ये टॉपिक और टॉपिक के साथ पूरा का पूरा ये हमारा चैप्टर ही खत्म होता है। कोई डाउट इसमें आप लोगों को? चलिए, कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन पर बच्चे आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट रहे तो कमेंट कीजिए, यहीं पे हमारा चैप्टर पूरी तरीके से खत्म होता है। और हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।